जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज एमएलटी पर आपके साथ हम लेकर के आए हैं पर्सपेक्टिव के अंतर्गत वार्ता। और इस वार्ता में जाने माने प्रशासक और इनकम टैक्स कमिश्नर जो रिटायर हो चुके हैं अब, और बहुजनों के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं और बहुजन आंदोलन के प्रति काफी संवेदनशील रहते हैं, चिंतन करते हैं, लेखन करते हैं और समाज का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। माननीय कमल किशोर कठेरिया जी। माननीय कठेरिया जी जहाँ कहीं भी अपने सेवा काल में रहे हैं, इस तरह की चिंता से जूझते रहे हैं और समाज को उन्होंने दिशा देने की कोशिश की है। उनकी एक चर्चित पुस्तक है भारतीय संस्कृति का पुनर्लेखन, अस्मिताओं का संघर्ष, हमारे बीच लोकप्रिय है और समाज ने उसे स्वीकार किया है। आइए हम अपने एमएनटी के दर्शकों के बीच कमल किशोर कठेरिया जी से वार्ता करते हैं। स्वागत है सर। जय भीम, जय मूल निवासी। आपका जय भीम, जय मूल निवासी। सर, आप लगातार सेवा काल में रहते हुए और बाद में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी बड़े सजग होकर के कई वर्षों से लगातार इस फील्ड में सक्रिय रहे हुए हैं। बुद्ध के समय जो एक आंदोलन हुआ, जिन्होंने प्रायः इन चीजों को देखा गया कि चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इस बहुजन शब्द की अवधारणा जो बुद्ध ने लिया लगभग 650 सालों तक, उस समय उनके बाद के समय में भारत के चप्पे चप्पे पर यह गूंजता रहा और एक स्वर्णिम भारत रहा, जिसे भारत के बाहर लोगों ने स्वर्ण काल के तौर पर जाना, सोने की चिड़िया के तौर पर जाना और विश्व पटल पर शांति के रूप में हो, समृद्धि के रूप में, स्थापत्य के रूप में हो, कला के रूप में एक गौरवशाली इतिहास रहा। बाद के दिनों में थोड़ा सा इस इतिहास पर एक धुंधलापन आया, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति से उबरने के लिए जिस बहुजन का कॉन्सेप्ट तथागत बुद्ध ने दिया था, उसी बहुजन को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने अपने आंदोलन में उन्होंने मूल निवासी संकल्पना दी। सेठ जी, भट्ट जी, आर्य, ईरानी, विदेशी, शूद्र, अतिशूद्र भारत के मूल निवासी उन्होंने अपने कविताओं में कहा। तो इस प्रकार से जो फुले का आंदोलन था, विशेषकर 14 सितंबर 1873 को जब सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की, तो बहुजन, भारतीय बहुजन और मूल निवासी नए कॉन्सेप्ट संकल्पना में वो अपने मुक्ति के संघर्ष करते रहे। फुले के बाद शाहू जी महाराज और उनके बाद अंबेडकर साहब ने भी घोषणा की कि सत्य शोधक समाज का मैं इकलौता वारिस हूँ और ये आंदोलन अभी मरा नहीं। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि जब 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर गुजर चुके और उनके बाद के बहुजनों की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। सभी साथियों को जय भीम पुनः से। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है कि बहुजन आंदोलन की अगर उत्पत्ति देखी है तो तथागत बुद्ध से शुरू होती है और बाद में ज्योतिबा फुले साहब ने उसको जय मूल निवासी शब्द के साथ उसको नया रूप दिया और साहू महाराज से होते बाबा साहब अम्बेडकर था। बाबा साहब ने उसको बहुत विस्तृत रूप दिया, एक रणनीतिक रूप दिया। और बाबा साहब के गुजरने के बाद बहुजन आंदोलन जो है वो देखा जाए तो दो भागों में, एक तो है बामसेब की स्थापना से पहले और एक बामसेब की स्थापना के बाद। बाबा साहब के गुजरने के बाद तुरंत जो है इस आंदोलन की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की उनके द्वारा स्थापित जो पॉलिटिकल पार्टी थी आरपीआई पर आई, क्योंकि उस समय सामाजिक संगठन देखे जाए तो इतना बड़ा कोई सामाजिक संगठन नहीं था जो कि बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा पाता। बाबा साहब के द्वारा जो भी बनाए हुए संगठन थे वो सारे एक तरीके से उस समय आरपीआई ही उनका मेन संगठन था, मेन राजनीतिक पार्टी थी। वो हर तरीके से चाहे राजनीति को चाहे सामाजिक को वही प्रतिनिधित्व कर रही थी। आरपीआई है जो रिपब्लिकन पार्टी, वो शुरू में काफी अच्छा रही। बाबा साहब के मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद, उनके परिनिर्वाण के बाद लोगों में आरपीआई के प्रति बहुत तेज रुझान भी बढ़ा और 1997 से 59 तक का काल उसका स्वर्णिम युग कहलाता है। बहुत अच्छा उसका रुझान रहा, यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी उसका प्रसार हुआ
1962 में उत्तर प्रदेश की असेंबली इलेक्शन में उनको आंशिक सफलता मिली, 1 या 2 सीटों पर वो चुनाव जीते भी, लेकिन धीमे धीमे उनका अंदर जो है गुटबाजी शुरू हो गई। और 1967 में जब आरपीआई ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वहीं से उनका एक तरीके से उन्होंने अपने पतन के लिए खुद ही एक शुरुआत कर दी, क्योंकि कांग्रेस जैसे कि आज भाजपा कर रही है, बहुजनों के संगठनों को, बहुजन की पार्टियों को कुछ लॉलीपॉप दिखा के अपनी ओर खींच रही है, वही उस समय कांग्रेस ने किया था। वहीं से कांग्रेस के एक साजिश के तहत आरपीआई बिखरना शुरू हो गई। पहले खोबरागड़े साहब और गायकवाड़ साहब के बीच में झगड़ा हुआ, 2 गुट बन गए, 2 पार्टी 2 भागों में टूट गई। बाद में दोनों लोग एक साथ आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद खोबरागड़े साहब और गवई साहब के बीच में फिर झगड़ा बढ़ा और फिर से पार्टी 2 भागों में बढ़ गई। उसके बाद और भी टुकड़े हुए। तो ये इस तरीके से जो आरपीआई की को जो जिम्मेदारी मिली थी, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाई। एक और संगठन जो है, जो राजनीतिक तो नहीं, वो उसको सामाजिक कहेंगे, उसने एक अच्छा प्रभाव दिखाया। वो था 1972 में जब दलित पैंथर की स्थापना हुई। दलित पैंथर जो अमेरिका का जो ब्लैक पैंथर था, उससे एक प्रेरणा लेकर बना था, और उन्होंने उसमें मुख्य रूप से युवा जुड़े, और उन्होंने वो एग्रेसिव था कि हम किसी से कम नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए हाथ जोड़कर आपसे अधिकार नहीं मांग रहे, हम लड़कर अधिकार लेंगे। लेकिन उसका प्रभाव भी रहा, लेकिन इसका प्रभाव जो है महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ही रहा, ये महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाया, और आरपीआई भी इस तरह से बढ़ती चली गई। उन बामसेप का जब की स्थापना हुई है मानवर काशीराम जी के, खापर्डे साहब के, दीना भाना साहब के नेतृत्व में 1973 में, और जिसका कि पहला अधिवेशन 1978 में हुआ। उससे पहले अगर देखा जाए तो उनकी स्थापना तक आरपीआई विभिन्न टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। महाराष्ट्र के बाहर तो उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था, और आंदोलन एक तरीके से ठहराव की स्थिति में आ गया था। उसको आगे बढ़ाने के काम बाद में बामसेप ने किया। जी, मान्यवर, अभी आपने कहा कि बाबा साहब के जो कारवां थे उसको आगे आरपीआई के रूप में ले जाया गया। तो जब बाबा साहब ने स्वयं कांग्रेस को एक जलता हुआ घर कहा था, तो ऐसी परिस्थिति में बाद के दिनों में उनके उस संगठन के जो करता धरता हुए, उनका कांग्रेस के जाकर के साथ उसमें विलय हो जाना या मिल जाना, या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अपना लेना कहाँ तक उचित था? देखिए, अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहने के लिए, जो अगर ऑन पेपर बात करें, ऑन पेपर तो वो संविधान की बात करते हैं, संविधान के सारे मूल्यों को मानते हैं, और बाबा साहब का ही लिखा हुआ संविधान है। तो आइडियोलॉजी के आधार पर तो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन वहां पर प्रभुत्व उसी समाज का है, ब्राह्मण समाज का, जिसके खिलाफ बाबा साहब लगातार संघर्ष करते रहे। तो ऑन पेपर आइडियोलॉजी क्या है, व्यवहार में आइडियोलॉजी क्या है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और ये जब जिस पार्टी में ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व होगा और जिसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया, जो आज हमारी जो स्थिति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, हजारों साल का शोषण है, अगर उस शोषण का जो मुख्य जिम्मेदार वर्ग है, उसके नेतृत्व वाली पार्टी में जाएंगे, तो वहां निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमको ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उनका अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर है कि हमको वो गुलाम बनाकर रखे रहे। अगर हम जितना जागृत होंगे, निश्चित रूप से अगर एससी समाज जागृत होता है तो वो ओबीसी समाज को भी जागृत करेगा। एससी ओबीसी अगर मिल जाते हैं और मुस्लिम मिल जाता है, तो वो ऐसी पार्टियों का, जिसमें कि सवर्ण समाज अपनी ठेकेदारी समझ रहा है, तो निश्चित रूप से उनका पतन होगा। तो ऐसी पार्टियां हमेशा ये चाहती हैं कि एससी ओबीसी और मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधित्व देने वाली, संविधान के आधारभूत मूल्यों में विश्वास करने वाली पार्टियां कमजोर रहे, उठकर आगे ना आए। इसलिए कांग्रेस के साथ जाने पर उस समय की आरपीआई का वही असर हुआ, और बाद में आज जो है आप देखिए भाजपा के साथ जाने पे जो दूसरी पार्टियां हैं उनका भी असर हुआ।
वही चल रहा है। आज देखिए आरपीआई में जो अठावले साहब हैं वो तो आज भाजपा के साथ है, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो एक छुपी हुई वो थी जो खुलकर जो मनुस्मृति का समर्थन करती है, जिसने मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट में लगवाई और आज भी उनका बस चले। और अगर तो वो आज ही जो है भारतीय संविधान खत्म करते हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। 1914 से लेकर 19 तक उन्होंने उतना खतरनाक काम नहीं किया। जब दोबारा लोकसभा इलेक्शन जीतकर और बड़ी ताकत के रूप में सामने आए, तब उन्होंने जितना जो है बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और अगर वो 1924 में दोबारा जाते हैं तो ये संविधान समझ लीजिए खत्म सा हो जाएगा। अगर रहेगा भी तो उसको पूरी तरह तोड़ मरोड़ देंगे। आज ही उन्होंने उसको निष्प्रभावी कर दिया। हम सोच सकते हैं 1924 के बाद क्या होगा। और ऐसे में आरपीए का एक बड़ा गुट जो है उनके साथ बैठा हुआ है। तो ये पार्टियां कभी भी बहुजन आंदोलन से उपजी हुई आंदोलन पार्टियों को आगे बढ़ने नहीं देंगी, उनको स्थापित नहीं होने देंगी। जी, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना है, और लेकिन उनके आंदोलन को देखे, ज्योतिबा फुले का और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को देखे तो दोनों एक अलग अलग सांचे में है। दोनों का मूल तत्व एक है लेकिन स्वरूप भिन्न है, कहीं से वो एक दूसरे की कॉपी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब के आंदोलन के बाद के दिनों में खास करके उत्तर भारत में अर्जक संघ के नेतृत्व में भी कुछ काम हुए थे, सामाजिक काम हुए थे, और उसके संस्थापकों में से एक जगदेव बाबू कहते हैं कि शोषकों से मुक्ति के लिए शोषक और शोषित दोनों को मिला करके यदि उसके उद्धार की बात सोची जाएगी तो वह बेईमानी है, व्यर्थ है। इसलिए जो शोषक लोग होते हैं सिर्फ वो अपनी मुक्ति चाहते हैं तो वे स्वयं अपनी मुक्ति के लिए सतत प्रयास करें। तो इस आशय के दृष्टि में हम देखते हैं तो जो बाद के दिन है, खास करके 1956 के बाद की चीजें हैं, जो आपस में लोग उलझ रहे थे, तो महाराष्ट्र से बाहर इस आंदोलन की क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र से बाहर जो है स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि आरपीआई जैसे जैसे महाराष्ट्र में कमजोर हुई तो महाराष्ट्र में तब भी विभिन्न टुकड़ों के रूप में आपस में अपना अस्तित्व बचाने की में लगे रहे। लेकिन जो दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो तो मैं निश्चित रूप से उसका प्रसार तो नहीं कर सकता। तो उसके लिए उनका प्रभाव जो है महाराष्ट्र में सीमित हो गया। महाराष्ट्र के बाहर जो है बहुजन आंदोलन में एक तरीके से ठहराव की स्थिति आ गई। निश्चित रूप से जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में, रामस्वरूप वर्मा जी के नेतृत्व में, ललई सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर भारत में आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो ऐसी निर्णायक स्थिति में नहीं था कि जैसा कि बाद में वामसेप के रूप के समय में हुआ। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनका एक कथन था कि यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी हो और पड़ोस में ब्राह्मणवाद को दफन करने की चर्चा हो रही हो, तो पहले उस ब्राह्मणवाद को दफन करने की चर्चा में भाग लो, उसके बाद अपने बेटे की लाश को ले जाके उसका अंतिम संस्कार हो। तो ये उस महान व्यक्ति की एक बहुत उसका कमिटमेंट जो है बहुजन आंदोलन के प्रति जो दर्शाता है कि किस तरीके की उनके अंदर भावना थी। उसी का परिणाम हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा ने इस आंदोलन को अर्जक संघ के रूप में चलाया, ललई सिंह के साथ मिलकर, और उनका आंदोलन काफी सफल भी हुआ। लेकिन वो एक कानपुर के आसपास ही ज्यादा रहा, क्योंकि एक जाति विशेष का उनको सपोर्ट मिला, वो भी विचारधारा के आधार पर नहीं मिला। वो कुर्मी समाज के थे, कुर्मी समाज का उनको सपोर्ट मिला। जैसे कि उन्होंने एक संबुक के ऊपर जब नाटक करने शुरू किए तो शुरू में संबुक के उनके नाटकों पर हमला हुआ, उनके मंच तोड़ दिए गए। लेकिन बाद में जब जो कुर्मी समाज, जो उनका अपनी समाज था, उनका साथ नहीं दे रहा था कि ये क्या जो है ब्राह्मणवाद बात करते रहते हैं, वही समाज जब देखा कि हमारे समाज का एक आदमी जो कि डिप्टी मिनिस्टर भी रहा है, उसको उसकी गतिविधियों पर इस तरीके से उसके लगाए हुए मंचन पे या उनके अटैक हो रहा है, तो वो लोग भी साथ देने आए। तो मेरे कहने मतलब है कि रामस्वरूप वर्मा जी का जो अर्जक संघ था या जगदीश प्रसाद कुशवाहा था, इनके सोच बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको वो व्यापक आधार नहीं दे पाए। वो व्यापक आधार दिया बाद में जब वामसेप बनी और वो उत्तर भारत में आई। मुझे ध्यान है कि जब मैं उस समय मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं इलाहाबाद में सर्विस स्टार्ट करी थी, तो उस समय DS4
जो 1981 में बना था, 6 दिसंबर 1981 को, तो उस समय उसका जी नाम जगह जगह लिखा मिलता था, लोग उसके बात करते थे। एक अजीब सी कि नया संगठन आया, बाम सेफ आया है, बाम सेफ जगह लोग पूछते थे बाम सेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, GS4 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है, काशीराम कौन है, यहाँ तक कि उनके बारे में इतनी ज्यादा जिज्ञासा लोगों की रहती थी। कोई उनको कहता था कि ये ब्राह्मण है, कि इन्होंने SC समाज की लड़की शादी किया, इनको जात से बाहर निकाल दिया, कोई कहता उनको कुम्हार है, क्योंकि बरेली में एक वो कुमार समाज के मदन लाल प्रजापति थे, उनके यहाँ ठहरते थे, तो वहां उस एरिया में ये हो गया कि साहब कुमार समाज, मतलब इन लोगों के बारे में या वामसेव के बारे में इतनी जिज्ञासा रहती थी। इवन जो सवर्ण समाज है उनके अंदर भी जिज्ञासा रहती। तो आप सोच सकते हैं कि जो SC वर्ग है और OBC वर्ग है, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी इनके साथ जुड़ने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए। उसमें निश्चित रूप से सफलता भी मिली और बड़ी संख्या में SC OBC साथ आया। जो राम स्वरूप वर्मा जी की जो कल्पना थी अर्जक संघ, उसमें भी उन्होंने SC OBC को साथ लेने की प्रयास किया, लेकिन उसको वो व्यापक आधार नहीं दे पाए, उसको एक तरीके से क्रियान्वित करने में पूरी तरह सफल नहीं है। उस कार्यक्रम को सफल जो है वामसेफ ने किया उत्तर भारत में। जी इसी तरह के एक प्रसंग और भी आया है बहुजन आंदोलन के संदर्भ में, और वो भी जगदेव बाबू के साथ जुड़ी हुई लाइन है। और उन्होंने खास करके अल्पसंख्यकों के लिए और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कहा था कि मुसलमान देशभक्त हैं और उनकी देशभक्ति संदेह से परे है। तो ये उन्होंने बहुत पहले, ये 1972 के आसपास ये बातें 1969 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में उन्होंने कहा था अपने भाषण के क्रम में। तो इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, तो क्या जगदेव बाबू भी उस समय ये जो बहुजन की संकल्पना थी उसके अंदर भारतीय मुसलमानों को भी शामिल करते हुए, चूंकि उनकी भी अवस्था जो है भारतीय OBC और SC समुदाय और ट्राइबल समुदाय से ज्यादा भिन्न नहीं है, सामाजिक शैक्षिक स्तर पर आर्थिक स्तर पर वो भी ऐसे हैं। तो इस संदर्भ में जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उसमें इन मुद्दों को खास करके भारतीय अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमानों के प्रति किस तरह की नजरिया है सामाजिक आंदोलनों की दिशा में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के खुद रहे हों या उनके बाद उनके विचारों से प्रेरित जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा रहे, ये इन्होंने उन्हीं का ही आंदोलन बढ़ाया। और मुस्लिम समाज को इन्होंने कभी भी अलग नहीं रखा। वैसे भी देखें तो मुस्लिम समाज की जो 80% जनसंख्या है वो हमारे शूद्रों अतिशूद्रों से धर्म परिवर्तित होकर बनी है। वो जो जाति प्रथा से इतने ज्यादा प्रताड़ित हुए कि उसके वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो वो तो अगर मूल निवासी शब्द जो है तो देखा जाए तो मूल निवासी शब्द की जो परिभाषा है उसमें तो मुस्लिम समाज का 80% आ जाता है। और तो वो हमारा उनके साथ जो है खून का संबंध है, भावनात्मक संबंध तो है, खून का भी संबंध है। इसलिए सभी ने उनको अपने साथ लेके चलने का ही प्रयास किया, चाहे बाबू जगदीश्वर प्रसाद कुशवाहा हो या रामस्वरूप वर्मा हो या बाद में बामसेफ तो का तो है ही कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन है। तो लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से बदनाम किया जाता है कि ये अल्पसंख्यक जो है हमेशा पाकिस्तान के समर्थक हैं। अभी कल ही जो है 1 जुलाई को इस समाज के 2 महापुरुषों की जयंती मनाई गई। एक कयूम अंसारी साहब थे जो कि देश आजादी से पहले हुए थे और उन्होंने इसकी जो बैकवर्ड कमीशन था उसके वो सदस्य भी थे। और उन्होंने पसमानदा समाज, पसमानदा मतलब पिछड़ा, उन्होंने पसमानदा समाज में भी हिंदू पसमानदा को भी, मतलब हिंदू पिछड़े को भी रखा, बस उन्होंने उर्दू में उसे पसमानदा वर्ड दिया। और उन्होंने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी का पूरी मुखालफत करी, उसका पूरा विरोध किया। और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर यदि कोई राष्ट्र का निर्माण होता है तो वो राष्ट्र सफल नहीं होगा। और उनकी बात जो कही बात में सत्य साबित हुई। पाकिस्तान भी 2 भागों में बट गया, बांग्लादेश अलग हो गया। आज भी पाकिस्तान जिस स्थिति में है वो वहां पर भी अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो और भी टुकड़े होंगे। तो इस तरीके से धर्म पर आधारित राष्ट्र का निर्माण का जो है कयूम अंसारी साहब ने भी विरोध किया था। तो ये इस तरीके तो ये कहना कि मुस्लिम जो है इस देश का हिस्सा नहीं है और उनकी
उनका जो है उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं कहीं दूसरी जगह है, ये एकदम गलत है। बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। अब्दुल हमीद भी कल उनकी जयंती थी, वो 1965 में वीर गति को प्राप्त हुए थे इसी देश की रक्षा के लिए। लेकिन प्रश्न ये होता है कि आज ये देश जो है वो किस रूप में है? क्या ये कयूम अंसारी या अब्दुल हमीद या जो भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जिन्ना के विरोध में एक नेशन की थ्योरी के साथ खड़े रहे, क्या उन्होंने इस देश की कल्पना की थी? तो वो आज जो है वही लोग जो उस समय टू नेशन थ्योरी की, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का समर्थन कर रहे थे, सावरकर जैसे लोग जो खुद धर्म के आधार पर इस देश को बनाना चाहते थे, वही आज सत्ता में है और वही जो है मुसलमानों के खिलाफ उनके बारे में तरह तरह की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ताकि पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर बन गया, सावरकर का जो वो जिन्ना का क्या सपना पूरा हो गया, लेकिन सावरकर का सपना, गोलवरकर का सपना पूरा नहीं हो पाया। और वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब मुस्लिम को बदनाम करके उसके खिलाफ जो है SC OBC को खड़ा कर दिया जाए। इसलिए ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। जी सर, एक ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि उधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी एक लंबे समय तक OBC या शेड्यूल क्लास के लोग राजनीतिक नेतृत्व में रहे, बावजूद इस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दशाओं में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये इसका नहीं होने का ये परिवर्तन क्या कारण के, जबकि राजनीतिक नेतृत्व इनके हाथों में था, अभी भी इस क्षेत्र में ये ताकतवर रहे हैं अपेक्षाकृत राजनीतिक इस क्षेत्र में, बावजूद सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में और सभ्यता के क्षेत्रों में, सांस्कृतिक के क्षेत्रों में ये अभी भी काफी पिछड़ापन है। इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक नेतृत्व देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी इनके हाथों में रहा, क्योंकि अगर ये कांग्रेस में रहे हैं तो हमेशा कांग्रेस के हाईकमान के अनुसार इनको काम करना पड़ा है। अगर भाजपा की सरकार आई तो वो तो वैसे मनवादी संस्कृति वाली सरकार है। भले ही हमारे आदमी वहां से उनके टिकट पे जीत भले जाते हों, लेकिन उनकी लगाम जो है हमेशा जो है उसके हाईकमान रहती, जो कि मनवादी संस्कृति से पर आधारित है। एक दो बार ऐसे लोगों के संग आए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी या ओम प्रकाश चौटाला की वहां सरकार बनी, तो ये लोग भी कोई बहुजन विचारधारा से प्रभावित नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जो बसपा जो सरकार बनी है, वो भी आप उसको भी आप ये कहीं नहीं कह सकते कि बहुजन आंदोलन के आधार पर उन्होंने सरकार चलाई, क्योंकि वो भी सत्ता में आए हैं तो भाजपा के सहयोग से आए हैं। तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रतिनिधि, अगर हम इन चीजों को छोड़ दें, अगर आपने जो प्रश्न पूछा उसका मतलब यही है कि हमारे लोग वहां पर हमेशा रहे हैं, तो जो पूना पैक्ट बना, जिसके खिलाफ जो है काशीराम जी ने पूना पैक्ट धिक्कार दिवस भी मनाया, बामसिफ भी मनाती रही है, और चमचा आयोग की स्थापना की बात हुई है। तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मजबूरी में पूना पैक्ट किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर पूना पैक्ट के द्वारा जो लोग भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कहने को तो अनुसूचित जात के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन वो अनुसूचित जात के नहीं होंगे, क्योंकि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहां पर जो व्यक्ति जीतता है वो पूरी तरीके से दूसरे समाज के वोटों पर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी वो जीत कर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाता है तो वो SC के जो एरिया में नहीं जाता, क्षेत्रों में नहीं जाता, वो बुद्ध विहारों में नहीं जाता, वो जाता है तो सीधे मंदिरों में जाता है, और वहां के जो सामंत हैं, जो सवर्ण सामंत है, उनके पास जाता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से वो इलेक्शन जीतता है। तो और सबसे बड़ा आपको उदाहरण दें कि 170वां प्रमोशन में आरक्षण वाला 170वां बिल था, वो कांग्रेस का जो अंतिम जो मनमोहन सिंह की जो सेकंड पारी थी उसमें वो लंबित था, वो पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया? जबकि आप बाकी लोगों को तो छोड़ दें, और जो OBC के MP 122 MP तो अकेले SC समाज के MP होते हैं। आप सोचिए कि जब कई बार ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस ने 44-45 MP के होते हुए मोदी सरकार के नाकों में दम कर दिया, इतना उन्होंने बवाल किया भाजपा। लेकिन SC समाज के 122 MP कभी एक साथ उठकर खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल को पास कराने के लिए, और परिणाम ये हुआ कि
कि जिस मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को लेके आई, वो ऐसे ही पड़ा रहा, वो सरकार चली गई। और बाद में मोदी सरकार आई, वो तो कभी चाहेगी नहीं, वो तो वैसे भी आरक्षण विरोधी है। तो इस प्रकार हमारे प्रतिनिधि होना, संसद में होना, ये एक अलग बात है। वो प्रतिनिधि किस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, किस अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसके प्रति समर्पित है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे प्रतिनिधि हमारे आंदोलन के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हमारी समस्याओं के प्रति नहीं समर्पित नहीं होंगे, हमारी जो सामाजिक गुलामी है जो आज भी चल रही, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उनका उद्देश्य, उस उद्देश्य पे समर्पित नहीं होंगे, तो ऐसे प्रतिनिधियों का विधानसभा लोकसभा में बैठने से हम कोई ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे हितों के लिए काम करेंगे। आप सोचिए कि प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जो फाड़ा गया, वो किसने फाड़ा? वो एक एससी समाज का व्यक्ति था, यशवंत सिंह, उसने फाड़ा। वो तो चूंकि हाईकमान ने उसको बोल दिया था। तो ये लोग जो है, उनसे हम ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानसिक गुलाम है। उन्हें दोबारा एमपी बनना है, दोबारा विधायक बनना है, और जिस पार्टी के दम पे बनना है या जिस समाज के दम पे बनना है, तो वो उसी की बात करेंगे। जी। कहा जाता है कि जब कार्य बहुत बड़ा हो तो करने के लिए बहुत बड़े संसाधन है, और बहुत बड़े रिसोर्स, मानवीय रिसोर्स, आर्थिक संसाधन और अन्य तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती है। फिर भी समाज में इस तरह के देखते हैं कि समस्याओं के निदान के लिए लोगों का एक अभिमत है कि एक सांगठनिक प्रयास होना चाहिए। बावजूद इसके समाज में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं ऐसे कि इस आंदोलन को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और एकल प्रयास कर रहे हैं, अकेले में प्रयास कर रहे हैं। कुछ पत्रकार लोग हैं, कुछ प्रोफेसर लोग हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ साहित्यकार हैं। सभी चाहते हैं कि इस समाज का उद्धार हो, लेकिन उनके जो प्रयास हैं वह एकल प्रयास है। तो इस क्षेत्र में जो एकल प्रयास है और संगठित शक्ति के रूप में सांगठनिक प्रयास है, इन दोनों चीजों को थोड़ा सा परिभाषित करना चाहेंगे कि बहुजन आंदोलन में यह किस प्रकार से सहायक होंगे और या किस प्रकार की बाधाएं हैं। देखिए, जो एकल प्रयास है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। बहुजन आंदोलन की एक ही, मतलब उनकी विचारधारा देखी जाए तो वो भी एक ही, उनका उद्देश्य देखा जाए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस विचारधारा का आधार करके वो भी एक ही है। लेकिन उनको एक ना हो पाने के कारण बहुत जगह तो एक व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है, क्योंकि बहुत सारे संगठन तो ऐसे हैं जो केवल जाति आधारित हैं। नाम के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का वो नाम ले लेते हैं, उनके नाम के साथ अपना संगठन बना लेते हैं, लेकिन वो एक जाति विशेष को ही समर्पित होते हैं और जात का ही नेता बनने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी उनकी ताकत बढ़े तो वो राजनीति में बार्गेनिंग कर पाए, अपनी बार्गेनिंग की ताकत बढ़ा पाए। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी संगठन हैं, ऐसे भी लेखक साहित्यकार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि वाकई बाबा साहब के आंदोलन के प्रति समर्पित हैं और उस कारवां को, उनके छोड़े हुए कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से काम करने को तैयार हैं। तो इसमें जिम्मेदारी उन छोटे संगठनों की नहीं, बड़े संगठनों की ज्यादा बनती है कि वो एक ऐसा अम्ब्रेला क्यों नहीं बना पाए जिसमें कि इन छोटे छोटे संगठनों को अपने साथ ले आते हैं। अगर वो ऐसा बड़ा अम्ब्रेला बनाए और उसमें ये शुरुआत में ये ना शर्त रखें, क्योंकि अगर आपके बीच में अविश्वास की भावना है तो वो एक अविश्वास की भावना एक सेकंड में खत्म नहीं हो सकती है। पहले एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया जाए और उसमें चाहिए सारे संगठनों को उसका अंग बनाया जाए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक प्रेसिडियम बनाई जाए जिसके तहत आगे काम बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि वो जो छोटे संगठन वो अलग अलग काम कर रहे थे वो उसी अम्ब्रेला के साथ एक हो जाएंगे और बाद में एक ही संगठन बचेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर वो काम कर रहा होगा तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि छोटे संगठन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी बड़े संगठनों की है, उनको एक अम्ब्रेला बनाना चाहिए इन सारे संगठनों को लेकर। लेकिन उसके लिए उनको भी एक थोड़ी कुर्बानी देनी होगी और अपने क्योंकि जो बड़े संगठन है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाता है तो थोड़ा बहुत वो डिक्टेटरशिप की ओर चले जाते हैं, अपनी बातों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं होते, विचार विमर्श करने को तैयार नहीं होते हैं। अगर उनको ये लगता है कि जो सोच लिया मैंने वही है, अगर छोटा संगठन आए तो उस पर सहमत हो तब तो हमारे साथ, वरना ना आए। ये जो संवाद की हीनता है
वो इन संगठनों के बीच में है, और छोटे संगठनों के बीच में भी, और बड़े संगठन और छोटे संगठनों के बीच में है। तो ये संवादहीनता के वातावरण को अगर समाप्त करना है तो बड़े संगठनों को सामने आना होगा। वो अगर करेंगे तो निश्चित रूप से छोटे संगठन उनके साथ जुड़ेंगे। और ठीक है, कुछ संगठन नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन है जो उनके साथ मिलकर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जी। इसी क्रम में एक सवाल आया था मन में कि वो यदि काशीराम साहब, डीके खापरे साहब, बीना भाना जी, एसएफ गंगावनी साहब आदि लोगों ने एक साथ ही काम शुरू किया था। बाद के दिनों में काशीराम साहब ने बामसेफ से अपने को अलग किया था उन्होंने और डीएस-4 बनाया। लगभग 4 साल तक उसका बहुत सुंदर उन्होंने संचालन किया। फिर डीएस-4 का उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो जो राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्होंने परिवर्तित करते समय जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्या वो उद्देश्य पूर्ति हो गए? यदि नहीं हो पाए तो वो उस समय उनकी रणनीतिक गलतियाँ हुई थी इस राजनीतिक पार्टी बनाने की, या जिन्होंने राजनीतिक पार्टी जो नई बनाई उसके नेतृत्व के स्तर पर गलतियाँ हुई थी, या नेतृत्व निरंकुश हो गया, या डेमोक्रेटिक नहीं रहा तो इसलिए उद्देश्य नहीं प्राप्त हो सका? थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, इसमें काशीराम जी की रणनीतिक गलती तो नहीं मानेंगे। पर दो तरीके से इस मैं उत्तर को बांटना चाहूंगा। एक तो काशीराम जी का रणनीतिक गलती तो नहीं थी, क्योंकि सभी जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं, जो बामसेफ है, बामसेफ ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है। जो बामसेफ के जो दो दो इस समय पार्टी चल रही है, जैसे बामन मिश्रा में उनकी अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी चल रही है, बामसेफ की जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी चल रही है। तो राजनीतिक पार्टी बनाना गलत नहीं है। राजनीतिक पार्टी बनाते समय जो है उसकी परिस्थितियां क्या थी, क्या उस समय समाज जिम्मे इस लायक था? क्योंकि काशीराम जी का ही एक मैं उनका कथन यहाँ पर कहना, उसको रिपीट करना चाहूंगा। काशीराम जी ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वह समाज कभी भी समाज में सफल नहीं हो सकता है, अपनी मुक्ति नहीं पा सकता है, तो राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। तो राजनीति में सफल होने के लिए उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत होना। तो अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो क्या 1984 में जब उन्होंने बामसेफ का गठन किया, क्योंकि डीएस-4 का गठन उन्होंने 1981 में किया, तो उस समय पूरी तरीके से उसको राजनीतिक नहीं था। उसका उद्देश्य यह था कि क्योंकि बामसेफ जो है पब्लिक से डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था, वो एम्प्लॉइज का संगठन था, तो पब्लिक से ज्यादा सीधा संपर्क करने के लिए डीएस-4 बनाया गया था, जिससे कि सीधे पब्लिक से संपर्क कर सके, बहुजन समाज से सीधे संपर्क कर सके, उनकी समस्याओं के लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो सड़क पर उतर आंदोलन कर सके। बाद में उसको राजनीति में बदल दिया गया और उन्हें 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो ये प्रश्न उठता है कि जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो उनकी अपनी विचारधारा के अनुसार कि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किए बिना राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती, तो क्या गैर राजनीतिक जड़ें उस समय इतनी मजबूत हो गई थी? मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत। उस समय बिल्कुल मजबूत नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बसपा जो है भाजपा से क्यों समझौता करती? अगर सामाजिक जड़ें उनकी मजबूत होती तो कभी भी बसपा जो है भाजपा से समझौता नहीं करती, और अगर करती तो उनके पदाधिकारी अपने नेतृत्व के विरोध में विद्रोह कर देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर नेतृत्व ने जो है बस जिसके साथ हाथ मिलाया, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी वहीं पे एक साथ खड़े हो गए। तो मैं समझता हूं कि रणनीतिक के रूप में, नीति के रूप में काशीराम जी की गलती नहीं थी, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी थी। अगर सामाजिक जड़ों को और मजबूत कर लिया जाता, 10 साल बाद बसपा का निर्माण होता है, राजनीतिक पार्टी का निर्माण होता है, तो शायद ज्यादा सफलता मिलती। और जिस तरीके से सत्ता को प्राप्त करने के लिए काशीराम जी के उत्तराधिकारी मायावती जी ने मनवादी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया, वो नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज जो है कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य वही था जो बामसेफ का उद्देश्य था, पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करने का, एक सूत्र में पिरोने का। काशीराम जी ने के हाथ में जब तक पार्टी का नेतृत्व रहा या उनका प्रभाव रहा, तो उन्होंने ओबीसी समाज के, मतलब एक तरीके से उनको कहा जाए कि उन्होंने पूरे बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने की प्रयास किया।
तमाम नेता जो है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यही बस बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्षेत्र था, उसका जो उसकी प्रयोगशाला थी, वो उत्तर प्रदेश रहा। यहाँ पर उन्होंने हर समाज के लिए, कुर्मी समाज जो बहुत बड़ा, अगर ओबीसी में देखा जाए तो सबसे सशक्त था, जिसके अंदर अर्जन संघ ने, रामस्वरूप वर्मा के नेतृत्व में अर्जन संघ ने ऑलरेडी उनका प्लेटफॉर्म तैयार किया था। वो पूरा वो समाज बड़ी संख्या में इनके साथ आया। कुशवाहा समाज बड़ी संख्या में आया और उन लोगों को इन्होंने प्रतिनिधि दिया, उनका पूरा सम्मान दिया। इसी प्रकार दूसरी जातियों के लोग भी है, प्रजापति समाज आया। एससी में भी उन्होंने सभी जातियों को एक साथ लेके चलने का प्रयास किया। तो एक यहाँ तक कि उन्होंने एससी समाज के लोगों को समान सीट से चुनाव लड़वाया, उनको विधायक भी बनाया। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर काशीराम जी ने बसपा के टिकट पर समान सीट से एससी खड़ा किया और वो जीता। तो एससी समाज का व्यक्ति अगर समान सीट से लड़कर चुनाव जीत रहा है तो वो क्या एससी के वोट से तो नहीं जीत रहा है? इसका मतलब है वहां पर ओबीसी समाज के लोगों ने भी उसको वोट दिया होगा। लेकिन आज अगर ऐसा हो तो ओबीसी समाज का वोट उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नेतृत्व था उसने जो उनका उद्देश्य था उससे उसको उद्देश्य एकदम भटक गया। बहुजन से वो सर्वजन पे चले गए, विभिन्न जातियों के भाईचारा कमेटी बना दी। वो भाईचारा कमेटी उन जातियों को भाईचारे के तहत पूरे दूसरी जातियों के साथ भाईचारा पैदा करने के लिए नहीं थी। अगर उन भाईचारा कमेटियों का उद्देश्य ये होता कि वो दूसरी जातियों के साथ भाईचारा पैदा करें, ताकि आने वाले समय में सभी बहुजन जातियां एक साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करें, तो वो भाईचारा कमेटियां ज्यादा अच्छा काम कर पाती हैं। लेकिन उन भाईचारा कमेटियों का उद्देश्य केवल उस जाति को जाति के रूप में संगठित करके उसको एक वोटर के रूप में बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलवाना था। उससे उसका परिणाम ये हुआ कि जो ये जातीय संगठन इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि वो उनके बाद में उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उनके नेताओं की उभरने लगी। और आज हाल यह है कि हर जाति का नेता अपनी जाति के को चाहता कि उसके हिस्सेदारी उसको क्यों नहीं मिल रही है। उसके लिए अगर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो जो बाबा साहब का आंदोलन है उसके प्रति उसका समर्पण है वो दूसरे दर्जे पे आ जाता है। पहली प्राथमिकता उसकी अपनी हिस्सेदारी हो जाती है। उसकी हिस्सेदारी अगर उसे भाजपा से भी मिल रही है तो वहां जाने को तैयार हो जाता है। इसके लिए ये उद्देश्य से तो पूरी तरीके से भटक गई बहुजन समाज पार्टी। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण है जो कि खाली बहुजन समाज पार्टी नहीं, अंबेडकर साहब के नाम पर जो चलने वाली तमाम पार्टियां हैं वो उनका भी हश्र वही हो रहा है। आप देखिए बिहार में जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो रामविलास पासवान के बाद बिखर गई, खत्म से हो रही है। उनके चिराग पासवान के चाचा ने चिराग को ही निकाल दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ये सारी पार्टियां जो है किसी एक व्यक्ति को लेकर चली हैं, उनके अंदर डेमोक्रेटिक जो है प्रोसेस नहीं रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चेतावनी दी थी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, जब संविधान को स्वीकार किया था, उसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसी व्यक्ति को एकल नेतृत्व के खिलाफ उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति भी आपके प्रति आपको समाज के कल्याण के इसने कितने भी महान काम किए हों, समाज को उसका कर्तव्य होना चाहिए, उसके प्रति उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसकी कृतज्ञता जो है एक सीमा होनी चाहिए, उस सीमा से आगे नहीं जाने चाहिए। अगर सीमा से बाहर जाएगी तो वहीं से अंधभक्ति शुरू हो जाएगी और आप अपने नेता से प्रश्न पूछने का अधिकार खो देंगे या हौसला ही नहीं होगा आपके अंदर अपने नेता से प्रश्न पूछने का अधिकार। तो ये सारे जो पार्टियां हैं वो एक व्यक्ति विशेष की रह गई हैं। एक मायावती की पार्टी है तो कोई रामविलास पासवान की पार्टी है तो कोई और किसी की पार्टी है, रामदास अठावले की पार्टी है। व्यक्ति विशेष की पार्टी हो व्यक्ति विशेष की है, सामूहिक नेतृत्व की नहीं है। जबकि आज जरूरत है कलेक्टिव। अगर बाबा साहब के आंदोलन पे चला जाए तो कलेक्टिव लीडरशिप होगा तभी सफल हो सकते हैं। तो व्यक्ति विशेष की पार्टी होने के नाते ये सारा बिखर गया। अरे 90 के आसपास जो मंडल आंदोलन नहीं चला उत्तर भारत में, विशेषकर पूरे भारत में था लेकिन उत्तर भारत में विशेषकर, तो मंडल आंदोलन के समय ये देखा गया कि जो शोषित पीड़ित समुदाय थे, मूल निवासी लोग थे, ओबीसी और एससी एसटी, ये आपस में एक दूसरे के काफी निकट आए थे। लेकिन बहुत जल्द ही उस आंदोलन को काउंटर करने के लिए बाबरी मस्जिद ढहा करके पूरे देश में एक सांप्रदायिकता फैला दी गई। तो आज इस घटना के हुए लगभग 30 वर्ष होने को है। इस 30 वर्ष में उस घटना से, उस काउंटर से सबक लेते हुए फिर बहुजनों ने अपने कोई बहुत बेहतर इस तरह के आंदोलन चला पाने में क्यों नहीं सफलता पाई, जैसा कि मंडल के समय में हुआ?
इसके जो मुख्य कारण वो ये है कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो वो आरक्षण को लेकर थी। आरक्षण के विरोध में जब भी मंडल आयोग की रिपोर्ट आने से पहले आरक्षण के विरोध में जब भी आंदोलन होते थे उसकी अगुवाई प्रायः जो है ओबीसी वर्ग करता था, जिसको कि हम सामाजिक आधार पे अपने साथ लेना चाहते हैं, सामाजिक आंदोलन के साथी रूप में अपने साथ लेना चाहते हैं। वो आरक्षण के मुद्दे पे अलग हो जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि आरक्षण जो है सिर्फ एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग का है, तो हम उसका साथ क्यों दें। मैं खुद उस समय छात्र था और मैंने देखा था कि जब यूनिवर्सिटी में मोर्चे निकलते थे आरक्षण के विरोध में तो सवर्ण कम होते थे, उसमें ओबीसी छात्र ज्यादा और कुर्मी ज्यादा होते थे। मंडल आयोग ने इस व्यवस्था को, इस समाज की जो उस समय जो पृष्ठभूमि थी या जो व्यवस्था थी, उसको एकदम पलट दिया। आरक्षण के विरोध में जो ओबीसी होता था, मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद जो है वो आरक्षण के समर्थन में आ गया। तो एक तरह से एससी वर्ग की जो है, एससी एसटी वर्ग की जो है सामूहिक शक्ति जो बढ़ गई। और जिस प्रकार से मंडल आयोग के विरोध में सवर्ण समाज के नेता उतरे, खासतौर पर भाजपा के और आरएसएस के की विचारधारा से प्रेरित उनके उकसावे पे उतरे, उससे जो है भाजपा के विरोध में एक चेतना जागी ओबीसी समाज में, और उनको लगा कि हमारा असली साथी जो है एससी है, हम इनके साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो हमें ज्यादा अपने अधिकारों की के संघर्ष में सफलता मिलेगी। उसमें बहुत सारे उस समय के नेता भी हुए, राजनेता भी हुए हैं जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई एससी ओबीसी को साथ में लाने के। बिहार में भी इस तरीके का रहा है, उत्तर प्रदेश में भी रहा है। लेकिन मैं उन राजनेताओं के व्यक्तिगत उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से उन राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एससी ओबीसी को एक साथ में लाने का। आज वो राजनेता या तो खत्म हो गए हैं या उम्र की उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो नए लोग उभरे हैं, जो मंडल के विरोध में जो कमंडल की राजनीति चली है, जिसमें कि उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठा दिया, उसमें वो, क्योंकि उनके अंदर वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी। वो राजनीतिक परिपक्वता मतलब राजनीतिक परिपक्वता को अगर जो सोशल बेस था वो उतना मजबूत नहीं था, वो एक व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर था। तो जैसे धर्म की राजनीति आई, उनको ये लगा कि हमें जो है फायदा यहाँ से मिलना है, तो वो लोग वहां चले गए। यहाँ तक कि पुराने नेता तक जो है उनके साथ हाथ मिला लिए, जैसे रामविलास पासवान जो पुराने नेता थे वो हाथ मिला लिए, मायावती हाथ मिला ली, इस तरह मिला लिए। खाली लालू प्रसाद हाथ नहीं मिलाए तो उनको जेल की हवा खानी पड़ी, उसका परिणाम ये भी हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उस भाजपा को उस समय ये लगा कि अगर हमें सत्ता को अपने हाथ में लेना है तो हमें शहरी वर्ग को छोड़कर गांव में जाना होगा, क्योंकि शहरी वर्ग में जो ओबीसी का पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका बड़ा हिस्सा आज भी भाजपा के विरोध में है। और आज भी उस चाहे सोशल मीडिया पे देखें या हम जब भी कभी सेमिनार करते हैं, चाहे वाम सेव के सेमिनार ही क्यों ना हो, उसमें भी आप देखेंगे बड़ी संख्या में आपको ओबीसी वर्ग के विचारक मिल जाएंगे जो दोनों पूरे बहुजन समाज की एकता के ऊपर बात करते हैं, एससी ओबीसी के सामूहिक संगठित संघर्ष पर अपने विचार रखते हो। लेकिन गांव में जाके स्थिति पलट हो जाती है, वहां पर पढ़े लिखा समाज है नहीं, वहां पे अभी भी शिक्षा का ज्यादा प्रसार नहीं है, जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। भाजपा ने सबसे अधिक जब कमंडल की राजनीति शुरू करी तो उसने उसके बाद 84 के बाद जब उन्होंने गांव में प्रवेश शुरू किया, 90 के बाद जब उनको जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी और 2 सीटों पर वो सिमट के आ गए थे, उसके बाद उन्होंने विशेष रूप से गांव में अपना जो है अपने आंदोलन को फैलाया। और आज हालत ये हो गई कि गांव में हम शहर में जो प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, आंदोलन करते हैं, हमें लगता है कि हम सफल हैं, पूरा समाज हमारे साथ है, कि हम सोचते हैं कि हमने जितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। हम ये नहीं सोच पाते कि गांव में कौन रह रहा है, असली वोटर तो गांव में रह रहा है। जितने भी सामाजिक संगठन है इंक्लूडिंग वामसेव, ये लोग गांव में जाने में सफल नहीं हो पाए, जबकि भाजपा गांव में पहुंची, घर घर में पहुंची, उन्होंने बताया, उनको भ्रमित किया कि तुम्हारे आरक्षण का अधिकार हो चाहे कोई अधिकार हो, ये तुम बाद में लड़ लेना, और लेकिन अगर तुम्हारा धर्म के आधार पर संगठित नहीं होगे तो मुस्लिम जो है इस देश में छा जाएंगे, तुम्हारी बहुबेटियां खतरे में रहेंगे। आज मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो कि मेरे यहाँ काम करता था, एक ड्राइवर, मैं बता रहा हूँ 2014 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके गांव में जब कुछ लोग गए वोट मांगने के लिए
ये बहुजन विचारधारा वाले लोग बहुजन समाज पार्टी के ही टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने जब वहां बात करी तो वहां उसने कहा कि साहब हम ये बहुजन आंदोलन की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कर लें, और इन बेटियों की सुरक्षा अगर करनी है, अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, तो हमें मुसलमानों को रोकना पड़ेगा जितनी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और मुसलमानों को रोकने के लिए हमें भाजपा को साथ देना मजबूरी है। हम जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम अधिकार किसके लिए लड़ेंगे, किसके लिए लेंगे। तो ये वातावरण बनाया है भाजपा ने गांव में अपने का प्रसार करने के लिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो मंडल आयोग के बाद जो हमारी एकता उभरी थी वो छिन्न भिन्न हो गई। ऐसा नहीं, शहरों में आज भी इस एकता के समर्थक मौजूद हैं, लेकिन हम गांव में फेल हुए हैं, गांव में हम नहीं जा पाए। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं। ऐसा देखने में आ रहा है कि हम कहने के लिए तो 21वीं शताब्दी के लिए समाज में है, लेकिन अभी भी समाज में जो पुरानी बंदिशें हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं, अस्पृश्यता इत्यादि हैं, वो आज भी समाज में मुखर हैं। और आज भी शादी विवाह, बारात या अन्य किसी चीजों को लेकर के हम देखते हैं तो हमारे मूल निवासी बहुजनों के साथ काफी ज्यादतियां होती हैं और उनको परेशान किया जाता है। लेकिन कई बार इस तरह के जो घिनौने करतूत होते हैं, इन करतूतों में जिन लोगों के नाम आते हैं मीडिया के माध्यम से जो सामने आती हैं, उसमें देखा जाता है कि कुछ अतिवादी हिंदू संगठनों के भी नाम आते हैं और चर्चा के केंद्र में वो आ जाते हैं। लेकिन ऐसे नाम और चर्चा के केंद्र में आ जाने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो बहुजन समाज के लोगों ने इस पर किस प्रकार से सामाजिक रूप से इसको काउंटर करना चाहिए था या इसकी बातों को आगे रखना चाहिए था। जहाँ हम कहीं देखते हैं कि इस तरह के कोई घटनाएँ होती हैं तो उनको कानूनी संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है या उनके मामले में कानून के सजा की प्रक्रिया हो या अन्य ट्रायल चलाने के मामले हो, काफ़ी लंबे खींचे जाते हैं और इस प्रकार से उनको लाभ पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी परिस्थितियों में आम बहुजनों को किस प्रकार से इन चीज़ों को काउंटर करते हुए अपने विकास और समृद्धि के लिए काम करना चाहिए? इसके देखिए, इस समय जो इस परिस्थितियां हैं, राजनीति में तो सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो हमारे बहुजन आंदोलन के विरोधी हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर राजनीतिक सत्ता में पहुंचे तो हमारे कंधों पे चलकर पहुंचे हैं। तो वो तो 15% है, हमने ही उनको वोट दिया, वो हमारे समाज ने उनको वोट दिया, इसलिए पहुंचे। राजनीतिक सत्ता उनके पास है, हमारे समाज के तमाम चाटकार लोग उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इस समय जो जुडिशरी है वो भी उनके साथ है। आप देखिए कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर जुडिशरी हमारा साथ देने के बजाय मतलब संविधान का साथ देने के बजाय उनके साथ खड़ी हो गई। अब एक उदाहरण देखता हूं कि जो हाथरस में घटना घटी, एक दलित बच्ची जो बाल्मीकि समाज की थी, उसके साथ रेप करके उसको मारने की कोशिश की गई। बाद में उसको दिल्ली में जो है उसकी डेथ हुई। उसको जो है उसकी अंत्येष्टि क्या कहा जाए, उसको एक तरीके से परिवार की मर्जी के बिना, परिवार को साथ में लिए बिना पुलिस ने उसको आग लगा दी, उसको फूंक दिया। उस समय उसकी रिपोर्ट करने के लिए केरल से एक पत्रकार आ रहा था, कप्पन, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्र विरोधी कानून के तहत उसको जेल में डाल दिया गया। आज तक उसको जो है बेल नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है। वहीं पर एक दूसरा पत्रकार है जो कि अपने चैनल पे हमेशा नफरत के बीज बोता रहता है, लेकिन उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता का हाथ उसके सर पर है, और वो सत्ता को के समर्थन में ही अपने नफरत के बीज बोलता है, समाज को बांटने का प्रयास करता है। और वो जो है उसको 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट सारे कानूनों को एक तरफ रख के, सारी परंपराओं को एक तरफ रख के, सारे वो जो है उसको 48 घंटे में जमानत देता है। तो इस तरीके से आप देखें, और उसी प्रकार से आप आरक्षण के आधार पर देखें। आरक्षण में जबकि 9 जजों की बेंच इंदिरा साहनी केस में ये कह चुकी थी कि आरक्षण मौलिक अधिकार है। 16(4) के तहत जो आरक्षण मिला है, उन्होंने कहा कि 16(4) जो है 16(1) की व्याख्या है। आरक्षण मिला है वो आरक्षण प्रावधान 16(1) में ही है, अनुच्छेद 16(1) में है। अनुच्छेद 16(4) 16(1) की व्याख्या है। अगर 16(4) नहीं भी होता है तब भी 16(1) में आरक्षण दिया सकता है। और 16(1) मौलिक अधिकार का मामला है।
तो एक प्रकार से जी। आरक्षण मौलिक अधिकार का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल 2 केस में ये जजमेंट दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, और एक जजमेंट में ये भी कहा कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आरक्षण दे या ना दे। ये स्थिति इसलिए आई है कि आज हम कमजोर हो गए हैं। हमारे सामाजिक संगठन उतनी बड़ी ताकत के साथ समाज में अपना प्रभाव जमाने में सफल नहीं हुए जैसा कि आज से 15-20 साल पहले था। इसलिए चाहे जुडिशरी हो, चाहे राजनीतिक ताकतें हो, वो अपना एजेंडा पूरा करने में लगी हुई है, और राजनीतिक ताकतों का साथ जुडिशरी भी दे रही है, वो हमारा साथ नहीं दे रही है। मतलब संविधान में जो हमारे अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के लिए की जो सुरक्षा देने का दायित्व सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का है, वो हमें देने में असफल है। इसके लिए हमें निश्चित रूप से वामसेप को, समाज को जागरूक करना होगा। अगर समाज में चेतना जागृत होती है, एक भय कि आपको ये बताना होगा कि ये जो इस तरीके से हो रहे हैं उसका दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, वो दुष्परिणाम को के प्रति जागरूकता अगर नहीं लाते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि 2 अप्रैल 2018 को जो आरक्षण SC/ST एक्ट के समर्थन में जो आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक उस एक्ट को कमजोर करने का एक फैसला दे दिया। उस फैसले को बदलने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई है। उन्होंने मना किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया कि वो कोई भी बिल लाकर उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटेंगे, जबकि उनसे डिमांड हो रही थी। बिना किसी नेतृत्व के पूरा समाज सड़क पर उतर आया। उसमें उनकी जानें भी गई, बहुत लोगों की आपस में झगड़ा हुआ, तो गोलियां चली, उसमें उनकी मृत्यु भी हुई, तमाम लोग उसमें जेल में भी गए। मेरा ये कहना है कि आप जब बिना नेतृत्व के वो समाज सड़क पर क्यों उतरा, इसलिए कि उसके अंदर ये भय पैदा हुआ कि अगर आज हम SC/ST एक्ट के समर्थन में सड़क पर नहीं उतरेंगे तो आने वाले समय में हमारे समाज को, जो गांव में रहता है, उसको ये लोग मार खाएंगे, और हमारी पीढ़ियां जो आजादी हमें बाबा साहब के आंदोलन से मिली वो खत्म हो जाएगी। उस तरीके का भय, उस तरीके की सच्चाई, जो भयानक सच्चाई है, उस सच्चाई का दर्शन हमारे सामाजिक संगठन कराने में फेल हुए हैं। उस काम को करने की आवश्यकता है। अगर हम गांव-गांव जाकर समाज में इस तरह की छोटी बैठकों के साथ या बड़ी बैठकें, जहां बड़ी बैठक संभव हो वहां बड़ी बैठक करें, जहां छोटी बैठक संभव हो वहां छोटी बैठक करें, और उनमें ये चेतना फैलाएं कि किस प्रकार से ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और कहां पर कैसे कैसे आप ही के आदमी उस षड्यंत्र में भागीदार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सफलता मिल सकती है। इसके लिए बड़े संगठनों को आगे आना होगा, जिनके कार्यकर्ता जगह जगह फैले हुए हैं, ताकि एक ठोस रणनीति के तहत दूसरे संगठनों को भी साथ में लाया जा सके। मान्यवर, चलते चलते एक 2 और हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, और बहुत संक्षिप्त में है कि देश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का उभार पैदा हुआ, और इस उभार के बाद संविधान पर तो अमल करने के बजाय वो संविधान को विकृत करने की कोशिश में है, या फिर उसको निष्प्रभावी करने की कोशिश में है, या अपने तथाकथित संतों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से बयान इस तरह के दिलवाते हैं कि देश को नई संविधान की जरूरत है। तो इस प्रकार से संविधान बदलने या उसको विकृत करने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे समय में बहुजन संगठनों को किस प्रकार से काम को आगे बढ़ानी चाहिए, और इसका काउंटर करते हुए इस संविधान को बेहतर तरीके से समाज में लागू किया जाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि संविधान खतरे में है। पिछले कई सालों से संविधान खतरे में है। तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, संविधान बचाओ के नाम पर सेमिनार हो रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराने वालों ने तुरंत एक मीटिंग करके ये डिमांड करी थी, मांग करी थी कि अब संविधान को, भारतीय संविधान जो इस समय लागू, उसको हटाकर मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबरी मस्जिद भले ही उस समय 1992 में गिरा दी गई, लेकिन उस समय जो सांप्रदायिक शक्तियां जो आज सत्ता में है, वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि संविधान को जरा सी भी खरोंच भी लगा पाते। इसलिए संविधान को वो उस समय हटाने क्या, उसको जरा सी भी हानि पहुंचाने में सफल नहीं हुई। लेकिन आज वो ताकतें पूरी तरह सफल हैं, ताकतवर हैं, और वो चाहें तो संविधान आज ही हटा सकते हैं। लेकिन अभी भी उनको उनकी जमीन पूरी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर अपने साथ तो कर लिया, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अगर हम
हमने संविधान को अगर जरा सी भी कुछ तोड़ने मोड़ने की कोशिश करी तो ये हमारे विरोध में हो जाएंगे। तो इसलिए वो एक तरीके से इनडायरेक्टली संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी अगर देखा जाए तो जो बाबा साहब का संविधान था, जो व्यक्ति की आजादी की जैसे मैंने बात करी है, हम जगह जगह जो मीटिंग करते थे, वो क्या आज हमें इस समय संभव है? नहीं संभव है। संविधान होते हुए भी संभव नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि वह गलत हाथों में है तो वो संविधान किसी काम का नहीं। और संविधान खराब भी हो अगर अच्छे हाथों में है तो वो उसमें अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो आज संविधान अच्छा होते हुए भी गलत हाथों में पहुंच गया है। बाबा साहब का ही उदाहरण मैं लेकर बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जब संविधान नहीं था तब बहुत सारी बातें जो कही है धर्म के नाम पर कही है, जो सच्चाई थी, और उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, लेकिन बाबा साहब की किताबें जो जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पे अटैक किया था वो जीती और वो आज प्रकाशित हुई। लेकिन आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो शायद उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती, जैसे नारायण दाभोलकर कर दी गई, गौरी लंकेश कर दिया, ऐसे बहुत से लोग। तो आज ये जो सांप्रदायिक शक्तियां पूरी तरह ताकतवर हैं। और जैसे कि उन्होंने पहले मांग करी है, आनंद हेगड़े ने पहले बोला था, जो पिछले उनका जो कैबिनेट मंत्री है, कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए। अभी एक आचार्य गिरी है, उसने फिर से मांग करी है कि जब नया संसद बने तो उसमें नए संविधान के साथ प्रवेश किया जा रहा है। मनुष्य की मूर्ति लगाकर 1997 में मनु की मूर्ति लगाकर वो अपना उद्देश्य ऑलरेडी जाहिर कर चुके हैं कि हमारा लक्ष्य मनु के संविधान, मनुस्मृति हम भले ना लागू करें, लेकिन मनुस्मृति से प्रेरित उस प्रेरणा लेकर हम नया संविधान लागू करना हमारे लक्ष्य है। उसके लिए हमारे सामाजिक संगठनों को घर घर जाके, गांव में जाके अपनी विचारधाराओं को ज्यादा फैलाना होगा। देखिए मान्यवर, जिस परिसर में मनु जैसे विषमतावादी लोगों का स्टैच्यू हो, निश्चित ही लोग उसके साथ लगाव महसूस करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने परिसर में, जो संस्थान, जो प्रस्थान अपने परिसर में मनु के स्टैच्यू गर्व से लगाती हो, भारतीय संविधान के साथ सम्मानजनक अपेक्षाएं और भावनाएं रखते हुए वो किस प्रकार से न्याय करते होंगे? उनके न्याय पर क्या सवाल उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। जो मनु की मूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय में लगी हुई है, उसके खिलाफ एक रेट पिटीशन उसी समय से पड़ी हुई है। बहुत सारी रेट पिटीशन को सबको जोड़कर एक कर दिया गया था। आज तक उच्च न्यायालय के जज जो है उस पर फैसला नहीं लिए हैं। तो मैं तो पहले बोला न्यायपालिका भी उनके साथ है। और तो हम जो लोग मनु की मूर्ति उच्च न्यायालय में लगाए हैं, अगर वो इसी तरीके से चलता रहा और हमारे सामाजिक संगठन अगर और तेज गति से काम नहीं किए, आज जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 100 का नहीं तो कम से कम 10 का गुणा करके अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगर हम नहीं किए तो कल को संसद में भी मनु की मूर्ति लगेगी और संविधान खत्म हो या ना हो, मनुस्मृति लागू हो ना हो, इसी संविधान को हेर फेर तोड़ मरोड़ कर वो इस तरह लागू करेंगे कि मनु की का ही संविधान इस देश में लागू हो जाएगा। आंशिक रूप में देखा जाए तो लागू हो भी चुका है। इसलिए अब जरूरत है हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की, अगर उनको रोकना है अपनी स्पीड बढ़ाने की, और पूरे गांव गांव में जाकर इस बात को समझाने की कि धार्मिक आधार पर अगर आप बटे रहे और उनको मजबूत किए तो आपके जो अधिकार बाबा साहब ने आपको दिए हैं वो भी भविष्य में आपसे छिन जाएंगे। आपकी पीढ़ियां उसी समय पहुंच जाएंगी जहां पर बाबा साहब ने संघर्ष करके जिस व्यवस्था से आपने निकाला था। ये हमें जागरूकता का अभियान बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इस क्रम में हमारी चर्चा तब तक अपूर्ण रह जाती है जब तक इस बहुजन आंदोलन के एक बहुत बड़ी हिस्सा, जो हमारी पूरी आबादी के लगभग 50% का हिस्सा है, वो महिलाओं का मामला है। और प्रायः जो हमारी मूल निवासी महिलाएं हैं, इनको दोहरे गुलामी में जीना पड़ता है। तो मनु के विधान के साये में हमारी जो मूल निवासी महिलाएं हैं, इनका सामाजिक और बहुजन आंदोलनों में जो प्रवेश है और आगे आंदोलन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? क्यों हम महिलाओं को साथ नहीं ले पाते हैं, या महिलाएं स्वयं क्यों नहीं आगे बढ़ करके आ पाती हैं? इस चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, महिलाओं के संदर्भ में तो सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, महिलाओं की जागृति, उनकी समानता के अधिकार के लिए ही उन्होंने नेहरू कैबिनेट से महिलाओं के मुद्दे पर ही इस्तीफा दिया था। आज भी अगर हम देखा जाए, अगर महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं, खासतौर पर बहुजन संगठनों में आगे नहीं आ पा रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो पुरुषवादी मानसिकता है वो बहुजन संगठनों में भी कहीं ना कहीं हावी है। हम अपने भाषणों में तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन हम अपनी महिलाओं को समझाने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं।
जी। और हम उनको आगे नहीं ले आ पाते हैं। मैंने तो बहुत सारे आंदोलन में जाता हूँ, बामसेब की बहुत सारी मीटिंग गया हूँ, वहां भी मैंने देखा है कि हम महिलाओं को आगे नहीं ला पाते हैं। जब हम अपने परिवार की महिलाओं को आगे नहीं ला पाते हैं, उनको शामिल नहीं करा पाते हैं, तो हम दूसरे समाज की महिलाओं को कैसे लेंगे? अ, इस बात पर निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला जो होती है पहली शिक्षिका होती है बच्चे की। बच्चे को जो पहला पाठ पढ़ाती है उसकी माँ पढ़ाती है। अगर माँ जो है आंदोलन में भाग लेती है, आंदोलन भाग लेने का मतलब ये नहीं कि वो सड़क पर उतर कर संघर्ष करे। सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाली महिलाओं की भी आवश्यकता है, और उन महिलाओं की भी आवश्यकता है जो सड़क पर उतरकर नहीं भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सामाजिक संगठन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक कर रही हैं। इस ऐसी महिलाओं की संख्या में मैं निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम ये नहीं कह सकते महिलाएं बिल्कुल आगे नहीं आई हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई हैं, लेकिन अगर हम उनकी जनसंख्या के अनुपात में देखें कि 50% जैसा है, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। उनको आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिला ही, मैंने कहा कि अगर महिला जागरूक होगी, बाबा साहब के आंदोलन के प्रति जागरूक होगी, तो बच्चे की पहली शिक्षा वही होती है। अगर बच्चे में वो बाबा साहब के गुण वो डालेगी, उनके उद्देश्य के बारे में बताएगी, अपने महापुरुषों के बारे में बताएगी, तो हम निश्चित रूप से आंदोलन को सफल बना पाएंगे। कोई भी फैक्ट्री हो, आप सोचिए अगर फैक्ट्री के 50% मजदूर अगर बैठ जाए, तो उसकी उत्पादन ताकत जो है अपने आप आधी हो जाती है। तो अगर महिलाएं, जो इस देश की जनसंख्या की आधी आबादी है, तो महिलाएं अगर जागरूक नहीं होंगी तो हमारा आंदोलन किसी तरीके से सफल नहीं हो सकता है। भाजपा जी। अगर सफल हुई है तो केवल इसलिए सफल हुई है कि उसने अपनी महिलाओं को भी जागरूक किया है, उनके अंदर भी धार्मिक कट्टरता फैलाई है। और जितने वहां पर पुरुष धार्मिक कट्टर हैं, हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, उतना ही उनकी महिलाएं भी धार्मिक कट्टर हैं। वो अपने उद्देश्य में महिलाओं को भी आगे लाने में सफल हुए, इसलिए उनका आंदोलन सफल हुआ है। हम उस उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। अगर जो सफलता दिखती है बहुत आंशिक है, हम उसमें उस सफलता को एक तरीके से नजरअंदाज करने वाली स्थिति में हम उस उद्देश्य में अगर सफल हो जाते हैं, महिलाओं को आगे ले आने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन को बड़ी ताकत में परिवर्तित करने में सफल होंगे। वर्तमान समय में जो ये कोरोना महामारी है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों को इकट्ठा होने पर जो पाबंदियां हैं, ये स्वास्थ्य कारणों से तो एक तरफ से जायज है, लेकिन इसमें देखने के मिल रहा है कि बहुत सारे मामलों में थोड़ी सी ढिलाई दी जाती है। जैसे शादी विवाह करने के लिए लोगों को इकट्ठा होने पर ढिलाई इत्यादि मिल जाती है, धार्मिक आयोजन करने में छोटी मोटी ढिलाई मिल जाती है, लेकिन बहुजनों के आंदोलन करने की जो प्रक्रियाएं हैं, उस आंदोलन की प्रक्रिया में चाहे वो धरना करने का हो, प्रदर्शन करने का हो, या जो उनके बहुजनों के हित के विरुद्ध जो कुछ निर्णय लिए गए हैं प्रशासनिक तंत्र के द्वारा, उसके विरोध करने की बातें आती हों, तो ऐसे मामले में कोरोना एक प्रोटोकॉल एक बाधा बन जाता है। तो कोरोना काल में बहुजनों को अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए क्या संदेश आपने चाहेंगे? देखिए, ये तो कोई सोच सके, ये जो कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा आघात अगर उन्होंने पहुंचाया है तो बहुजन आंदोलन को पहुंचाया है। क्योंकि जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो मनवादी मानसिकता वाले, उसी विचार को बढ़ाने वाले, उनको तो हर तरीके की छूट मिल जाती है। आप देखेंगे कि अभी भी जो चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुआ, या पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो जो सत्ता पक्ष के लोग जहां भी मीटिंग किए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमारी छोटी सी भी मीटिंग हो, उसको या तो अनुमति नहीं दी जाती है, और अगर बगैर अनुमति के अगर हम मीटिंग लेते हैं तो तमाम तरह के FIR दर्ज हो जाती हैं। और शादी ब्याह का जहां तक मामला है, उसमें वो इसलिए अनुमति देते हैं कि शादी ब्याह जो है केवल बहुजनों के यहाँ नहीं होती है, शादी ब्याह ब्राह्मण के यहाँ भी होती है, क्षत्रिय के यहाँ भी होती है, वैश्य के यहाँ भी होती है, जो उनके समर्थक है उनके यहाँ भी शादी ब्याह होती है। इसलिए वो मजबूरी में उसको छूट देते हैं। लेकिन जब हम गोष्ठी करते हैं तो उनको मालूम होता है कि ये गोष्ठी अगर SC OBC के लोग कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए उसकी अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे माहौल में सिर्फ सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को ज्यादा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि घर पर बैठने से अच्छा कि हम इस बात का इंतजार करें कि कोरोना का प्रभाव एकदम खत्म हो और हम सड़क पर उतर कर बड़ी बड़ी सभाएं कर सकें, तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसका इंतजार करने से अच्छा है कि सोशल मीडिया का हम भरपूर प्रयोग करें अपनी बात को आगे फैलाने में। जैसे कि इस समय MNT न्यूज चैनल कर रहा है और बहुत सारे और भी चैनल कर रहे हैं। इस बात को और ज्यादा सोशल मीडिया के प्रयोग के द्वारा अपनी बात को समाज में फैलाएं।
यही एक हमारे पास एक सॉल्यूशन बचा है। मैं तो ये कहूंगा कि सोशल मीडिया के द्वारा जैसे कि आप मीटिंग कर रहे हैं और तो हम सेमिनार भी कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्टर के द्वारा। प्रोजेक्टर के द्वारा जो है जो मीटिंग जो आपके फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे होगी, वो लाइव अगर गांव में जाए, भले वहां पर 25 लोग बैठे हुए हों, 50 लोग बैठे हुए, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए, वो ज्यादा उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है और वो ज्यादा किसी के प्रचार में भी नहीं आएगी। लेकिन वहां पे पब्लिक से डायरेक्ट संवाद होगा। एक मोबाइल अगर पब्लिक की ओर होगा, पब्लिक में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका भी जवाब दिया जाता है। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया को प्रयोग करने के बहुत सारे रणनीतियां बनाई जा सकती हैं, स्ट्रेटेजी बनाई सकती हैं, बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे ज्यादा प्रयोग किया जाए बहुजन विचारधारा को के प्रचार प्रसार में। मतलब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है और हमेशा हम इस पर चर्चा करने के लिए अवसर की तलाश में होते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की गतिविधि चर्चा होती है तो कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति अपने उस मामले को आर्थिक हितों से जोड़ता है। और सबसे पहले ये बुनियादी चीजें हैं कि आर्थिक हितों से यदि एक नागरिक अपने सारे मामले के प्रति सबसे ज्यादा सजग और संवेदनशील है, जो सामाजिक मुद्दों पर पीछे छूट जाता है लेकिन आर्थिक मुद्दों पर सचेत रहता है, तब भी हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी नीतियां होती हैं जो हमारे हितों के विरुद्ध होती हैं। जैसे एक किसान परिवार के तौर पर हम देखें तो धन के बहने की एक प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र में ये धन बहने की प्रक्रिया है। नीतिगत तौर पर ये धन के बहने के जो नाला है या इस नाले को मोड़ करके कहीं न कहीं पूंजीपतियों के हाथों की ओर केंद्रित कर दिया गया है, जिसमें छोटे काश्तकार, छोटे व्यापारी और किसान और सामान्य लोगों को कष्ट हुए हैं और कुछ चुनिंदे औद्योगिक बड़े घराने काफ़ी इस कोरोना काल में मालामाल हो गए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के सामाजिक क्षेत्र में बहुजनों के आंदोलन के क्षेत्र में किस तरह की हलचल एक नागरिक के तौर पर आपने देखा? इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कोरोना काल है पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है, इसमें सबसे अधिक नुकसान इस देश का जो मजदूर वर्ग है, छोटे काश्तकार हैं, छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, उनको हुआ है और वो निश्चित रूप से उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे बहुजन समाज का है। और इसका जैसे कि मोदी कहते हैं कि हमने आपदा में भी अवसर तलाशा है, तो आपदा में अवसर जो तलाशा है अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने तलाशा है। और आप देखिए अंबानी अडानी की जो अभी सर्वे आया है, अंबानी अडानी की जो संपत्ति जिस रेशियो में बढ़ी है आपदा काल में, इस कोरोना काल में, उतने वर्ल्ड में किसी भी उद्योगपति की संपत्ति नहीं बढ़ी है। तो हाँ, तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हर तरीके का इस कोरोना काल का भी फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाने के लिए उठा रहे हैं। और क्योंकि उन्हीं से उनको आगे आर्थिक मदद के द्वारा चुनाव भी लड़ना है और अपना हिंदू राष्ट्र का जो सपना है कि 1925 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस सपने को भी पूरा करना है। और उसके लिए हमारा नुकसान कोरोना की वजह से भी हो रहा है और जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना वो पहुंचा भी रहे हैं। रणनीति भी हो सकती है कि भाई जितना भी इसको बढ़ाओ तो नुकसान सबसे ज्यादा छोटे उद्योग धंधे, उसमें कोई शक नहीं। जब छोटे उद्यमी मरेंगे, उसमें बहुजन समाज के उद्यमी मरेंगे, उनकी हालत खराब होगी, तो उसमें कुछ जो है समर्थ समाज के भी होंगे। तो जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही हालत होगी। लेकिन उनका मेन मकसद है बहुजन समाज के जो उद्योग धंधे वाले हैं, बहुजन समाज के छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उनकी आर्थिक हालत बुरी तरह समाप्त करने की। बाद में कुछ लॉलीपॉप दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। अभी हम कितनी भी गाली दे रहे हैं, चुनाव के समय अगर 6-6 हजार रुपए भी किसी के अकाउंट में आ जाएगा तो वो जितनी भी परेशानियां हैं वो भूल के 6 हजार रुपए का ही ध्यान रहेगा और उसी सरकार को वोट दे देगा जिसने उसके पूरे कोरोना काल में उसको तबाह किया। तो ये सारी समस्याएं हैं, उसके से हमें निपटना होगा। मान्यवर, अभी हम लोगों ने कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की है जो हमारे बहुजन आंदोलन के समक्ष चुनौतियां हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, संविधान के प्रति जो हमले हो रहे हैं, यानी लोकतांत्रिक हमले भी हमारे आंदोलन के लिए नुकसानदायक हैं। फिर भी कुछ एक ऐसी चीजें जो सूक्ष्म है और माइक्रो स्तर पर हैं और हमारे संगठन को, हमारे समाज को, हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की अवस्थाएं में है।
तो ऐसे कुछ सूक्ष्म चीजें जो हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की चीजों अवस्था में है, उसको थोड़ा सा चिन्हित करना चाहेंगे। हमारे आंदोलन को जो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रही है वो है जातिवाद। जी। जातिवाद, जो जाति व्यवस्था, जो जातिवाद हजारों साल से हमारा शोषण करने काट रही, हमारी एकता में सबसे बड़ी बाधा रही। आज तमाम जागरूकता होने के बावजूद हमारे महापुरुष, जो कि खाली एससी समाज के नहीं के लिए के में ही पैदा नहीं हुए, ओबीसी समाज में भी हैं, ज्योतिबा फुले साहब हो, साहू महाराज हो, जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी हो, रामस्वरूप वर्मा हो, ललई सिंह यादव हो, इस तरह तमाम जो ऐसे लोगों की, महापुरुषों की भरमार है जो ओबीसी समाज में पैदा हुए। एससी समाज में तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और अच्युतानंद जी हैं, तमाम एससी समाज में इन सब की कुर्बानियां जो है खराब जा रही हैं, बेकार जा रही हैं, उस वजह से कि वो जाति व्यवस्था जिसके खिलाफ इन महापुरुषों ने संघर्ष किया और हमको एक होने का प्रयास किया, वो जातिवाद हमें एक नहीं होने दे रहा है। हम छोटे छोटे स्वार्थों में लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यदि हम भाजपा को कितनी भी गाली दें, लेकिन भाजपा ने यदि हमारी अपनी जाति को जो टिकट दे दिया, दो दे दिया, तो वो पूरी जाति को जो है कृतज्ञ मान लेता है, ऋणी मान लेता है, उसका ऋण चुकाने में समाज के सामने आ जाता है। और भाजपा यही कर रही है कि छोटी छोटी जातियों को उनको रेवड़ी बांट रही है और वो पूरी जातियों को खरीदने का काम कर रही है। तो इस जातिवाद से हमें मुक्त पाना होगा, और जब तक हम ये जो जातिवाद में हम बटे रहेंगे, तब तक हम कभी एससी समाज ही एक साथ नहीं हो सकता। और हमें इस बहुजन की संकल्पना को अगर सार्थक करना है तो पहले हमें एससी समाज को एक करना होगा। और जब एससी समाज होगा, विभिन्न तो होगा, और जाति जो वाद है, जातिवाद है एससी समाज के बीच में, उसको दूर करके जब एक होगा, तभी हम बहुजन समाज की संकल्पना को एक लागू कर पाएंगे। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे जरूरी है एससी जातियों में अंतरजाति विवाह करने का। हम बात तो करते हैं कि अंतरजाति विवाह हो, ओबीसी से भी विवाह हो, सबसे हो। हम जो एससी जातियां वही आपस में शादी ब्याह नहीं करती हैं, इसके लिए भी सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाति व्यवस्था को उन्होंने नेशन ऑफ कास्ट लिखी है थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना है तो हमारे युवक युवती हैं उनको धर्म शास्त्रों से मुक्त करना होगा। मतलब जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां, उनसे मुक्त करना होगा और उनको मेरिट के आधार पे अपना जीवन साथी चुनने की छूट देनी होगी। जिस दिन वो मेरिट के आधार पर आपस में शादी करने लगेंगे, जातिवाद से ऊपर उठ के शादी करने लगेंगे, ये जातिवाद अपने समाप्त हो जाएगा। इसी बात को हम रणनीति के रूप में इस्तेमाल करते हुए अगर हम एससी जातियों में और एससी ओबीसी जातियों में शादी ब्याह कराना शुरू करते हैं, या इस तरीके के और भी बहुत सारे काम करते हैं, जिससे कि एससी और ओबीसी जातियों में और खासतौर एससी जातियों के बीच में भी जो जातिवाद पनपा है पिछले 25-30 सालों में, जिसके लिए हमारे नेता भी जिम्मेदार रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि बहन जी ने, मायावती जी ने जो भाईचारा कमेटी बनाई, उनका ये परिणाम, उसका दंश आज हम झेल रहे हैं। उसको अगर समाप्त करना है तो हमें नए सिरे से उनके बीच को जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास करना होगा। यदि एससी जातियों के बीच में जातिवाद समाप्त हो गया और वो एक होकर काम करने लगे, तो निश्चित रूप से ओबीसी भी हमारे साथ जुड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज तो वैसे भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार रहता है, तभी हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। और हम एक अंतिम प्रश्न रखना चाहेंगे कि सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में वामशिप एक बड़ा संगठन रहा है और लगातार ये विषमता फैलाने वाली शक्तियों से अपने निर्माण काल से ही लगातार संघर्ष करते रहा है और समाज के जो समस्याएं हैं उसके ऊपर परिचर्चाएं करके समाज को जागरूक करने का काम करते रहा है। फिर भी वामशिप के समाज में क्या बदलाव किए और समाज किस तरह से बदलाव की अपेक्षा करता है, इस पर एक नागरिक के तौर पर आप अपने राय रखेंगे सर। इसमें जहां तक वामशिप का संगठन का सवाल है, तो वामशिप जो बहुजन आंदोलन पे जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा संगठन है, वामशिप है। और एक तो यही है कि अच्छा होता है वामशिप के सारे लोग एक साथ आ जाते जो विभिन्न गुटों में हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वो नहीं भी है, तब भी जो भी कोशिश ये होनी चाहिए, पहली बात तो जितने भी सामाजिक संगठन है जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो वामशिप की विचारधारा से सहमत है, तो वामशिप को अम्ब्रेला बनाने काम करना चाहिए।
जी। उस अम्ब्रेला के तहत सारे छोटे संगठनों को साथ मिले और एक प्रेसिडियम बनाए, लोकतांत्रिक तरीके से जहां पर फैसला हो और उसको काम करें। उससे फायदा ये होगा कि जो वाम सेप के जहां पर कार्यकर्ता नहीं है या हैं भी और कम संख्या में, वहां पर उस क्षेत्र का अगर संगठन उसके एक साथ सहयोगी संगठन के रूप में शामिल होगा तो वो उसकी ताकत बढ़ेगी और एक हम व्यापक रणनीति के तहत इस काम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। दूसरी बात ये कि वाम सेप को जो श्रोता जो होते हैं, जो सेमिनार हैं, उन सेमिनार को जो हम शहरों में सेमिनार करते हैं, वाम सेप को उन सेमिनारों को गांव में ले जाना होगा। निश्चित रूप से अभी कोरोना काल में वो संभव नहीं है, उसके लिए हम सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वाम सेप को अपनी गतिविधियों को गांव में ले जाना होगा। क्योंकि शहर में जब हम प्रोग्राम करते हैं, हम देखते हैं हमने 500 कुर्सी डाली, उसमें 400 भर गई या 500 भर गई, 10 और खड़े हैं, तब तो हम सीना चौड़ा हो जाता है खुशी से कि हमारी मीटिंग सफल हो गई। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं और वही मनवादी ताकतें जीत जाती हैं। उसका कारण है कि मुख्य मतदाता गांव में रह रहा है और इस समय भाजपा का भी सारा जोर गांव की ओर है, तो वाम सेप को भी अपनी पूरी ताकत गांव में लगानी होगी। तीसरी बात मैं और कहूंगा वाम सेप के लिए कि वाम सेप की मीटिंग में मैं कई बार बहुत गया हूं, मैं खुद वाम सेप से जुड़ा रहा हूं, तो वाम सेप की मीटिंग में जहां हम मंच पर जब हम देखते हैं, मंच पर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज के सभी अंगों के लोग वहां बैठे हुए हों, एससी का भी हो, ओबीसी का भी हो, अल्पसंख्यक भी हो और महिला भी हो। लेकिन श्रोताओं में हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कि वहां सभी समाज के सभी अंगों का लोग हों, वहां पे एससी भी हो, ओबीसी भी हो और मुस्लिम भी हो और एससी ओबीसी की विभिन्न जातियों के लोग भी हों। खाली यादव बैठ गया वही नहीं होगा, एससी क्योंकि आजकल तो ओबीसी भी विभिन्न भागों में बटा हुआ, अति पिछड़ा पिछड़ा के नाम पर, एससी में भी तमाम टुकड़े हो रहे हैं, दलित के नाम पर। इन सारे लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो श्रोता समाज है वो भी पूरे 85% का प्रतिनिधित्व करता हो। जिस दिन हम इस तरह के काम करने सफल हो जाएंगे कि हम श्रोताओं में भी 85% का प्रतिनिधित्व कराने में सफल होंगे और आंदोलन को वाम सेप गांव में ले जाने में सफल होगा, तो निश्चित रूप से वाम सेप इस देश में क्रांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, ये मेरा मानना है। जी, अंत सर चलते-चलते एक लास्ट कि आप हमारे दर्शकों को जो आज हमारे बीच हमारी चर्चाएँ आपके साथ जो हो रही सुन रहे हैं, उन्हें अंतिम संदेश के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में विश्वास करते हैं, बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलते हैं कि साथियों, इस समय देश बहुत ही संकट काल से गुजर रहा है। मनुवादी ताकतें हमारे ही साथियों के सहयोग के द्वारा इस समय मजबूत हो रही है और हमारे बहुत सारे साथी विभीषण बनकर उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए, क्षुद्र स्वार्थों से बाहर निकलिए, छोटे मोटे स्वार्थों से बाहर निकलिए, जाति के दायरे से बाहर निकलिए। आपका जाति छोड़िए, आपके परिवार का भी आदमी अगर उन ताकतों के साथ है तो उसका साथ देने के बजाय आंदोलन का साथ दीजिए और ऐसे में जो वाम सेप जैसे संगठन ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करिए, उनकी ताकत को बढ़ाइए और बाबा साहब के का जो सपना है उसे पूरा करिए और वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब आने वाले समय में आप मनुवादी ताकतों को, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर, उनको उखाड़ फेंकने में सफल हो। जय भीम।